गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हम चर्चा कर रहे थे मूल अधिकारों से संबंधित, और मूल अधिकारों से संबंधित मैंने आपको समानता के मूल अधिकार के बारे में बता चुका हूं। हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता के मूल अधिकार, और स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में मैंने आपको 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बता चुका था। अब नेक्स्ट जो है वो है आपके स्वतंत्र आने जाने व निवास करने की स्वतंत्रता। स्वतंत्र रूप से आने जाने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आपको चौथे प्रकार की स्वतंत्रता को दी गई कि देश के नागरिक राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से, यानी आप पूरे देश में बिना किसी रोक टोक के स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। यह अधिकार आपको अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रदान किया गया है। 5वीं जो स्वतंत्रता है वो है आपके निवास की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1). इस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की पूरी गारंटी दी गई है कि आप पूरे देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं। और छठी और अंतिम स्वतंत्रता है वृत्ति व व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आपको वृत्ति व्यापार करने की पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। इसके साथ साथ किंतु जनहानि व नशीली व खतरनाक चीजों के व्यापार करने व अन्य ऐसे कार्य करना जो राज्य के हित में न हो का निषेध किया जा सकता है। यानी कि आपकी जितनी भी जो स्वतंत्रताएं हैं, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उनको कानूनी रूप से सीमित किया जा सकता है। तो इसके अलावा अनुच्छेद 20, 21 और 22 के द्वारा व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था की गई है। ये तो आपको अनुच्छेद 19(1) से आपको कहे गए 5-6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं दी गई है। इनके अलावा अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 में व्यक्तिगत रूप से आपको अन्य प्रकार की स्वतंत्रताएं भी दी गई। तो अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या दिया गया है, देखो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराध के लिए दोष सिद्ध, अपराध के लिए दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण प्रदान करना। संरक्षण प्रदान करना, यानी कि इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक कि उसने अपराध के समय में लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया। यानी कोई भी व्यक्ति, उसको उस समय तक हम अपराधी सिद्ध नहीं कर सकते हैं जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा। इसके साथ साथ यह अनुच्छेद 20 के अंतर्गत व्यक्तिगत मौलिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। दूसरे कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित भी नहीं किया जा सकता है।
ये भी अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है कि अगर मान लो कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसको एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जा सकता एक अपराध के लिए। तीसरा, किसी व्यक्ति को अपराध करने के समय निर्धारित सजा से अधिक सजा भी नहीं दी जा सकती है। जो व्यक्ति जैसा अपराध करता है उसको नियम और कानून के तहत उसी प्रकार की सजा देने का प्रावधान किया गया है, उससे अधिक उसको सजा नहीं दी जा सकती। ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत है कि अपराध के दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण प्रदान करना। जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं होता है तो उसे अपराधी नहीं माना जा सकता और नहीं उसे किसी प्रकार की कोई सजा देने का प्रावधान है वो किया गया है। यदि उसका अपराध सिद्ध होता है तो उसे एक बार अपराध करने पर केवल एक सजा ही देने का उसमें प्रावधान किया गया है, या फिर व्यक्ति को अपराध करते समय निर्धारित सजा से अधिक सजा देने का प्रावधान है वो नहीं किया गया। तो इस तरह से अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराध के लिए दोष सिद्ध होने के विषय में ही उसे कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया। नेक्स्ट आपके अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 21 जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, अनुच्छेद 21 जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद सबसे अहम माना जाता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। साथ साथ 44वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इस अधिकार को और अधिक प्रभावशाली बना दिया गया। अब आपातकाल में भी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। यानी 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1979 के तहत इसे और अधिक प्रभावशाली बना दिया। आपातकाल में भी इस आपातकाल के समय में भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये संविधान सबसे ज्यादा ये अनुच्छेद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो माना जाता है। अब अनुच्छेद 22 जो बंदीकरण से संबंधित दिया गया है। अनुच्छेद 22 में बंदीकरण से संबंधित संरक्षण प्रदान किया गया है। बंदीकरण से संरक्षण, इसके अंतर्गत कि उस व्यक्ति को बंदी बनाए जाने का अधिकार, उसे बंदी बनाने का कारण जानने का अधिकार है कि यदि मान लो किसी भी व्यक्ति को प्रशासन के द्वारा बंदी बना लिया गया है तो वह कारण जान सकता है कि मुझे किस कारण से बंदी बनाया गया है। कि बंदी बनाए जाने का कारण जानना, बंदी बनाने का कारण जानना। दूसरा, उसे इच्छा अनुसार स्वयं के लिए कानूनी सहायता प्राप्त करने का भी अधिकार दिया गया है। इच्छा अनुसार कानूनी सहायता लेने का अधिकार उसको प्रदान किया गया है। और तीसरा ये है 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर बंदी को न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना। बंदी को न्यायाधीश के समक्ष
न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना। यदि मान लो किसी भी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो वह अपना कारण जान सकता है। कारण जानने के साथ साथ वो अपनी इच्छा के अनुसार कानूनी सहायता प्रदान ले सकता है। इसके साथ साथ यदि किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उस बंदी को न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। प्रस्तुत करना, ये 3 बातें अनुच्छेद 22 के अंतर्गत सम्मिलित की गई है। इसके लिए यह अधिकार शत्रु देश के निवासियों एवं निवारक नजरबंद अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए अधिनियमों अपराधियों पर लागू नहीं हो सकते। यानी कि अगर मान लो कोई विदेशी बंदी है या निवारक नजरबंदी के समय किसी को गिरफ्तार कर लिया गया है, बंदी बना लिया गया है, ऐसे बंदियों पर ये अधिनियम ऐसे बंदियों पर ये नियम लागू नहीं होते। साधारण अगर मान लो किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो ऐसे व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इस तरह से स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद के 19 से 22 तक विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। अभी जो हमने बात की कि निवारक नजरबंदी, निवारक नजरबंदी क्या है? तो निवारक नजरबंदी के जो अपराधी हैं या कोई विदेशी शत्रु हैं, इनके लिए या इनका अगर अपराध दोषित हो जाता है तो उनके लिए इन नियमों का कोई प्रावधान नहीं। निवारक नजरबंदी ये इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है कि निवारक नजरबंदी से तात्पर्य बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के व्यक्ति को नजरबंद करना। यह अपराधी को दंडित करने से नहीं बल्कि अपराध को कम करने या रोकने की एक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया से कि भाई अपराधी को दंडित करने की बजाय अपराध रोकने के लिए इस प्रक्रिया को अपनाया जाए। जब राज्य को यह अनुमान हो जाता है कि किसी व्यक्ति से जो अपराध करने वाला है राज्य की सुरक्षा को खतरा हो सकता है या खतरे की धमकी मिल सकती है, यानी राज्य सरकार को यह आभास हो जाए कि अमुक व्यक्ति राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है या वो राज्य के लिए खतरे की धमकी दे सकता है, तो ऐसे समय में राज्य सीमित अवधि के लिए बिना किसी जांच के आधार पर उस व्यक्ति को बंदी बना सकती है। हालांकि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक बंदी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि परामर्शदात्री समिति जिसमें एक व्यक्ति उच्च न्यायालय का जज हो और उसकी अनुमति प्राप्त हो चुकी हो। यानी निवारक नजरबंदी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के व्यक्ति को नजरबंद किया जा सकता है। यदि राज्य या सरकार को यह आभास हो जाए कि अमुक व्यक्ति राज्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है या खतरे की धमकी दे सकता है तो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया या जांच के आधार पर उस व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। इस तरह से निवारक नजरबंदी के तहत उस व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा जा सकता है। अधिकतम 3 महीने के लिए उस व्यक्ति को बंदी बनाया जा सकता है। इसके लिए 2 प्रकार के कानून बनाए गए थे। सबसे पहला कानून था राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और दूसरा था गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम। गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम। गैर कानूनी गतिविधियां निवारक अधिनियम, ये 2 प्रकार के अधिनियम बनाए गए थे जिसके माध्यम से निवारक जो भी आदेश की
एकता अखंडता को खतरा पैदा करने वाले थे, ऐसे कानून बनाए गए ताकि उन व्यक्तियों को अपराध सिद्ध होने पर कार्रवाई की जा सके। नेक्स्ट आपका जो तीसरा बिंदु आता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। धन्यवाद।